बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दी होप एकेडमिक सर्विसेज में खुश आमदीद। आज की वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है। आज के लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ आती है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं करना आता, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में 100% नंबर हासिल नहीं कर पाते। लेकिन आज हम आपको कंप्लीट गाइड करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। और आज जो क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके आने के चांसेस 90% से भी ज़्यादा हैं। मज़ीद डिस्कशन करने से पहले वीडियो को लाइक करें और होप एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा हिस्सा अव्वल, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है ज़रबी माकूस मालूम करें अगर मुमकिन हो। आपको एक मैट्रिक्स दे दी गई है और उसको आपने ज़रबी माकूस मालूम करना है। अगले इंग्लिश में पूछा जाएगा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। अब इन्वर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? ए लिख के उसके ऊपर पावर -1 लिख दें तो ये इसको रीड करेंगे ए इन्वर्स, यानी ए का ज़रबी माकूस। अब इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे ए का डिटर्मिनेंट। ये जो 2 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं नीचे, ये डिटर्मिनेंट को ज़ाहिर करती हैं, मक्ते को ज़ाहिर करती हैं। तो इसका मतलब इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए और दूसरा एडजॉइंट चाहिए। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपने ए लिखना है, उसके बाद ये 2 सीधी लाइनें लगानी है, बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लगानी है, इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद ए की वैल्यू लिखनी है -1 3 2 0। उसके बाहर भी आपने 2 वर्टिकल लाइंस लगा देनी है। उसके बाद ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे -1 और 0, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। -1 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। उसके बाद आपने अलामत माइनस की लगानी है। याद रखें, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है तो दरमियान में अलामत माइनस लगाई जाती है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी एलिमेंट हैं 3 और 2, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 6 आ गया। अब 0 - 6 होता है। एक बात याद रखें, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आप कहेंगे कि ज़रबी माकूस मुमकिन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 0 के अलावा आया, यानी -6 आ गया, तो यहाँ लिखना होगा डज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद आपने एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मालूम करते हैं? ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, 0 और -1, इनकी जगह बदल देनी है, यानी 0 को ऊपर ले जाना है, -1 को नीचे ले आना है, और बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनकी सिर्फ अलामतें बदल देनी है। तो देखिए 0 ऊपर चला गया, -1 नीचे, और 3 पहले जमा का था, अब माइनस का 3 है। 2 पहले प्लस का था, अब माइनस का 2 है। अब आपके पास डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट हो चुका है और एडजॉइंट भी। अब इन दोनों को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जाके। ये देखिए मैंने पुटिंग की है, पुटिंग करने के बाद उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट आ गया ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0, 1/2 एंड 1/3 एंड 1/6। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो ये सॉल्व हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ जज करनी है कि ये देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है। एक बाकायदा एक मेथड को यूज़ किया गया है। सबसे पहले देखिए फार्मूला लिखा गया, उसके बाद डिटर्मिनेंट है, उसके बाद एडजॉइंट है, उसके बाद कीमतें पुट की गई हैं और एक सीक्वेंस में स्टेप आ रहे हैं। देखिए ये जो आपको इक्वल का साइन नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल बराबर बराबर आ रहा है। तो ये स्टेप आपको वाज़े नज़र आने चाहिए और एग्जामिनर को भी ये स्टेप अलग-अलग नज़र आने चाहिए। अगर उसे अलग-अलग स्टेप नज़र आएंगे तभी वो आपको अच्छे नंबर देगा, अदरवाइज़ क्रॉस कर देगा अगर उसे कुछ समझ ना आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 है कि दर्ज कालब का जमाई माकूस मालूम करें। एडिटिव इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इन्वर्स कैसे मालूम करते हैं? बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। ये इस कालब के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे √3 है, जैसे 1 है, जैसे -1 है, √2 है, ये 4 एलिमेंट है, इनके सिर्फ आपने साइन बदल देने हैं। अगर पहले एलिमेंट जमा में था तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो उसको जमा बना देना है। देखो इन्वर्स मालूम करते हैं जमा माकूस, यहाँ पे आपने लिख दिया जमा माकूस, या इंग्लिश में लिख सकते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो ये प्लस का √3 मनफी का बन जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1, और √t मनफी का √2। दोबारा फिर सुने कि एडिटिव इन्वर्स कैसे मालूम किया जाता है, कि सिर्फ आपने जिस कालब के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी सिर्फ अलामतें बदल देनी है।
अगर पहले जमा में थी उनको माइनस कर देना है, अगर माइनस थी तो उनको जमा कर देना है। पार्ट नंबर 3, फिफ्थ रूट ऑफ 3/32। तो ये इसका रूट जो है ना फिफ्थ है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि याद रखें ये जो रूट है ना फिफ्थ रूट, ये 3 के लिए अलग होगा और 32 के लिए अलग होगा। तो सबसे पहले हमने 3 का फिफ्थ रूट अलग कर दिया और 32 का फिफ्थ रूट अलग कर दिया। उसके बाद हमने 32 की जो है ना फैक्टराइजेशन कर ली है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किया तो 32 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए ये जो ऊपर वाला ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 1 और इंडेक्स 5 है, तो 1 5 से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन डिनोमिनेटर में देखें यानी बटे में देखें तो ये 5 है और इंडेक्स भी 5। जब पावर और इंडेक्स सेम हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को फिनिश कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। तो बाकी बटे में सिर्फ 2 लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 मिसिंग है लेकिन आपने यहाँ पे 2 लिख लेना है और यहाँ पे आंसर भी लिख देना है। और ये देखिए तरीकाकार समझे थोड़ा सा कि मैंने स्टेप को बड़े ही देखें एक सीक्वेंस से हल किया है, स्टेप बाय स्टेप नीचे हल किया है, एक ही लाइन के अंदर हल नहीं किया बल्कि हर स्टेप को अगली लाइन पर प्रेजेंट किया है। तो आप लोगों ने भी कुछ ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 4, माइनस अयोटा की पावर 8, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। तो यहाँ पे एक रिजल्ट याद रखें, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। दोबारा फिर सुने, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1। अभी देखिए मनफी अयोटा की पावर 8 एक इवन नंबर है यानी जुफ्त नंबर है। तो याद रखें ये जो पावर होती है ना, ये पावर, ये माइनस की पावर भी है और अयोटा की पावर भी है। अगर माइनस की पावर कोई जुफ्त नंबर आ जाए यानी इवन नंबर आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन ख़त्म हो चुका है। अब बाकी रह गया अयोटा की पावर 8। अब अयोटा की 8 को कन्वर्ट करना है अयोटा स्क्वायर फॉर्म के अंदर। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर इन द ब्रैकेट होल पावर 4, क्योंकि 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा दोबारा से 8 बन जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं -1 की पावर 4। अब ये पावर जो 4 है ये माइनस की पावर भी है और 1 की पावर भी है। अगर माइनस की पावर जुफ्त नंबर आ जाए तो माइनस खत्म, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव का साइन आ गया। और 1 की पावर 4 यानी 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो या 1000 टाइम मल्टीप्लाई करो, जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि log ऑफ x विद बेस 64 इज इक्वल टू -2/3। इसमें हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को लिख लेना है, उसके बाद लिखना है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, यानी राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। देखिए कैसे बनाई जाती है। ये जो बेस होता है ना, ये जो 64 है, ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। ये जो बेस है 64, ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। x को -2/3 की जगह पे ले जाओ और -2/3 को x की जगह पे ले आओ। दोबारा फिर सुनो क्या करना है। ये जो बेस है 64, ये तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये तो यहीं पे खड़ा है, ये देखें। लेकिन ये जो x है ये -2/3 की जगह पे चला जाएगा, -2/3 x की जगह पे चला जाएगा, यानी ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये देखो x तो आ गया राइट साइड में और -2/3 लेफ्ट पे आएगा। जैसे ही लेफ्ट पे आएगा 64 की पावर बन जाएगा और लॉग ख़त्म हो जाएगा। अब देखें 64 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 3 यानी बाई फैक्टराइजेशन। अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3। अब ये देखिए 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, तो 3 से कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर आ गई -2। अब ये नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने का क्या मेथड है कि आप इस -4 की पावर -2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, यानी मखरज के अंदर ले जाओ, नीचे ले जाओ, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 दफ़ा ज़रब देना, तो 4 को 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो पार्ट नंबर 6 है कि मुद्दे झेल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। हमारे पास एक डिजिट दिया गया है, एक वैल्यू दे दी गई है और हमें बताया गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करो, साइंसी तरकीब में चेंज करो। देखिए ऑलरेडी पहले डेसिमल नज़र आ रहा है, ये देखें लेफ़्ट साइड पे 9 के बाद आपको एक डेसिमल इशारिया नज़र आ रहा है। इस इशारिया को यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि देखिए लेफ़्ट साइड पे सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। लेफ़्ट साइड पे ये जो लेफ़्ट साइड है यानी ये जो 4 है, यहाँ पे एक डिजिट होना चाहिए और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए।
तो तब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए इस इशारे को कन्वर्ट करना होगा 2 डिजिट, 6 और 1 के बाद इशारे लगा दें तो 2 डिजिट मूव किया, इसलिए 10 की पावर 2 लगा देंगे। तो पार्ट नंबर 7, अगर x मनफी 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की कीमत मालूम कीजिए। तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है कि x मनफी 1/x 2 के बराबर है। अब हम यहाँ लिखते हैं तरफैन का मुरब्बा लेने से। मुरब्बा कहते हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड से भी पावर 2 ले ली, राइट साइड से भी पावर 2 ले ली। अब इसका स्क्वेयर ओपन करते हैं। स्क्वेयर ओपन कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर मनफी 2 इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, यानी कि पहली का स्क्वेयर जमा दूसरी का स्क्वेयर मनफी 2 पहली ज़रब दूसरी रकम इज इक्वल टू 2 का स्क्वेयर 4 आ गया। ये x से कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग -2 बच गया। -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो +2 बन जाएगा। ये 6 के बराबर आ गया। हमें तो पावर 4 में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए हम दोबारा से मुरब्बा लेंगे। अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 2 ले लेते हैं। स्क्वेयर को ओपन करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर प्लस 2 इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म x की 2 आना था, यहाँ x लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ 2 कर लें, और नीचे भी यहाँ पर 2 आना था। तो ये x स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 रह जाएगा। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, और 36 में से 2 को माइनस कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा 34। पार्ट नंबर 8, दर्ज झेल के मखरजों को नातिक बनाइए। ये जो मखरज के अंदर जज़र मौजूद है ना, ये जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जैसे 5 के ऊपर जज़र है, 3 के ऊपर जज़र है, हमें इस जज़र को ख़त्म करना है। अगर हम जज़र को ख़त्म करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम मखरज को नातिक बना पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जज़र जो होता है ना, वो कभी भी नातिक नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए 5 का जज़र गैर नातिक है और 3 का जज़र भी एक गैर नातिक नंबर है। हमें यहाँ पे नातिक नंबर बनाना है। तो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आसान प्रोसीजर है कि आप सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लिख लो, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, और नीचे जो अलामत है ना दरमियान में माइनस है, इसकी अलामत चेंज कर दो। चेंज करके प्लस के साइन से ज़रब भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यू को ज़रब कर दो और नीचे वाली दोनों वैल्यू को भी ज़रब कर दो। तो 2 को ज़रब करेंगे √5 प्लस √2, तो इसको लिखेंगे 2 इन द ब्रैकेट √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई। अब देखिए डिनोमिनेटर के अंदर आपको एक फार्मूला नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। तो ये प्लस माइनस वाला एक फार्मूला होता है, a प्लस बी इन द ब्रैकेट a मनफी बी इज इक्वल टू a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 5 के जज़र का भी स्क्वायर ले लेंगे और 3 के जज़र का भी स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में अलामत माइनस लगा देंगे। ऊपर वाला फैक्टर वैसे लिखेंगे 2 इन द ब्रैकेट √5 प्लस √3, और 5 में से 3 को माइनस कर दें तो 2 आ जाता है, और ऊपर 2 का 2 ऊपर 2 है नीचे 2 है तो कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ जाएगा √5 प्लस √3। पार्ट नंबर 9, तजज़ी करें, यानी फैक्टराइजेशन करनी है हमें। 8x की पावर 3 मनफी 1/27 y की पावर 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्यूब बनाते हैं। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, और 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है। तो 8x की 3 को लिखा जा सकता है 2x होल की पावर 3 माइनस 1/3y होल की पावर 3। अब यहाँ पर हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। ये साइड पे आपको शो हो रहा है कि a की पावर 3 हो मनफी b की पावर 3 हो। a यहाँ पर पहली वैल्यू है और b यहाँ पर दूसरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो फार्मूला होता है पहली माइनस दूसरी इन द ब्रैकेट पहली का स्क्वायर जमा पहली ज़रब दूसरी जमा दूसरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहली रकम 2x है और दूसरी रकम 1/3y है। तो इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। जहाँ पर a है वहाँ पर 2x रख देते हैं, और जहाँ पे b है वहाँ पर 1/3y को रिप्लेस कर देते हैं। ये देखिए रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद स्क्वायर को ओपन किया तो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, याद रखें क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, उसके अंदर 5 चैप्टर इन्वॉल्व किए जाते हैं। ये पेपर स्कीम भी यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले 5 चैप्टर शामिल होते हैं, यानी चैप्टर नंबर 2 से 2 सवाल लिए जाते हैं, 3 से भी 2 लिए जाते हैं, और चैप्टर नंबर 4 से भी 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं, और चैप्टर नंबर 5 से सिर्फ 1 सवाल लिए जाता है। यानी कि पहले 4 चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन और 5वें में से 1 सवाल उठाया जाता है।
टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और इसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सवाल नंबर 3 के अंदर भी चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जो है ना तकरीबन एक सेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें भी 9 सवाल होते हैं और 6 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सवाल नंबर 3 का पहला जो सवाल करते हैं कि दर्ज झेल का आदे आज़म मालूम करें। तो आपके पास 3 जुमले दिए गए हैं, तीनों की आपने तजज़ी कर लेनी है। देखिए सबसे पहले 102 एक्स वाई की 2 जेड के अज़ाए ज़रबी, यानी इसकी तजज़ी करनी है। तो 102 की साइड पे आपको तजज़ी शो हो रही है। इस तरह आपने 85 एक्स की 2 वाई जेड की तजज़ी करनी है। इस तरह 187 एक्स वाई जेड की 2 की तजज़ी करनी है। ये आपको साइड पे शो हो रही है। तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट आएंगे ना, तीनों की तजज़ी करने से जो कॉमन एलिमेंट निकलेंगे उसको आधे अज़म बोला जाएगा, HCF बोला जाएगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं कि अगर a बराबर हो a प्लस 1 ओवर a मनफी 1, तो a प्लस 1 ओवर a की कीमत मालूम करें। तो a दिया गया है, 1 ओवर a मालूम करते हैं। तो 1 ओवर a कैसे, रेसिप्रोकल कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब हमें मालूम करना है a प्लस 1 ओवर a। सॉरी यहाँ पे प्लस लिखा गया, यहाँ माइनस आना था, तो यहाँ माइनस कर लें a मनफी 1 ओवर a। तो मैंने a की वैल्यू डाल दी और उसके बाद ये 1 ओवर a की वैल्यू डाल दी, दरमियान में प्लस, सॉरी ये प्लस ही है, प्लस ही लगा दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है a मनफी 1 ओवर a इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में लाजमी पूछा जाता है, एक मॉड वाला क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाता है। और इसमें पड़ताल करना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पड़ताल के बगैर आपको नहीं पता चलता कि कौन सा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, कौन सा नंबर जो है ना एक्सट्रेनियस रूट है, कौन सा फालतू है। इसलिए पड़ताल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए एक साइड पे मक्ता यानी ये 2 लाइनें मौजूद हैं, डिटर्मिनेंट का साइन मौजूद है, और दूसरी साइड पे कोई नंबर है। तो जैसे ही डिटर्मिनेंट को ख़त्म करेंगे तो राइट साइड पे 2 साइन आ जाएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। अब आपने लेफ़्ट वाली वैल्यू को एक दफ़ा प्लस 11 के बराबर रखनी है और दूसरी दफ़ा मनफी 11 के बराबर रखनी है। और यहाँ से भी x को एलिमिनेट कर लिया, अलहदा कर लिया, और यहाँ से भी आपने x को अलहदा कर लिया। अब पड़ताल करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को उठा के क्वेश्चन के अंदर पुट कर देते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करवाते हैं। जैसे रिप्लेस करवाया तो दोनों तरफ जवाब बराबर आ गया। एक बात याद रखें, मॉड के अंदर अगर माइनस की वैल्यू मौजूद हो तो वो माइनस मॉड हटाने से ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पे मनफी 11 का मॉड 11 के बराबर आएगा। और लास्ट में हल सेट लाजमी लिखना है, इसके भी नंबर होते हैं। तो देखिए पेपर प्रेजेंट करना आपको आ गया होगा। ये देखिए कैसे सवाल को हल करना है, एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4, एक मुतगैर में एक वेरिएबल के अंदर यकदर्जी मसावात की तारीफ कीजिए। यकदर्जी यानी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। हाईएस्ट पावर बोलते हैं डिग्री को, यानी ऐसी मसावात जिसमें उसके मुतगैर की डिग्री 1 हो। तो यहाँ पे देखें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और यहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो फिर तो b रह जाएगा, b तो एक कांस्टेंट है, तो फिर ये यकदर्जी मसावत नहीं होगी। यकदर्जी होने के लिए ज़रूरी है कि x की पावर 1 होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5, कोऑर्डिनेट मस्तवी के रबे का तयन कीजिए। ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एक प्लेन है हमारे पास और इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं S, P, Q एंड R। हमें बताना है ये किस रबे में वाक़ होते हैं। तो आपको सबसे पहले रबे का पता होना चाहिए। ये 2 लाइनें लगा लें। ये जो सीधी लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये x एक्सिस लाइन होती है। राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव होता है। ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। और फर्स्ट रबे के अंदर x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आर्डर पेयर में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। जबकि इसके अपोजिट देखें थर्ड रबे में तो दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। जबकि सेकंड रबे के अंदर देखें तो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। और फोर्थ रबे के अंदर देखें तो x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो इतना याद रखें कि पहले रबे के अंदर x और y दोनों को पॉजिटिव रखा जाता है
और तीसरे रबे के अंदर दोनों को नेगेटिव रखा जाता है, जबकि सेकंड रबे के अंदर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। जबकि फोर्थ रबे के अंदर उल्ट कर दें, x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। अब हमारे पास नुक्ता दिया गया है s, देखिए 2 यहाँ पर पॉजिटिव है और -6 ये नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव बताई गई है, y की वैल्यू नेगेटिव बताई गई है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ रबे में वाक़ है। इस तरह ये देखिए -4 3, तो यहाँ पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव का मतलब है कि दूसरे रबे में वाक़ है। इस तरह नुक्ता दोनों नेगेटिव है तो तीसरे रबे में दोनों पॉजिटिव है तो पहले रबे में वाक़ होगा। तो पार्ट नंबर 6, दी हुई मसावत को y बराबर mx जमा c में ज़ाहिर करने के बाद m और c की कीमतें मालूम कीजिए। यानी हमें जो एक इक्वेशन दे दी गई है इसमें से y को सेपरेट करना है, यानी y को अलहदा करना है। तो अलहदा करने का क्या मेथड हुआ करेगा? तो यहाँ पे देखें y अलहदा हो सकता है, 3x को मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो -3x बन जाएगा, और -1 को राइट साइड पे ले जाऊँ तो जमा का 1 बन जाएगा। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन दी गई थी इसको 2 कह दें। तो दोनों का मुवाजना कर लेते हैं। जैसे ही मुवाजना किया तो यहाँ पे देखें x के साथ वाला नंबर m को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू -3 होगी, और जिसके साथ x नहीं है वो c को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पे c की वैल्यू 1 होगी। पार्ट नंबर 7, मुदेज़िल नकात के जोड़ों को मिलाने से किता ख़त का दरमियानी नुक्ता मालूम कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, तो इस साल भी आएगा, इसलिए इसका तरीक़ाकार अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो फ़र्ज़ करते हैं कि दरमियानी नुक्ता m ऑफ x y है। ये सबसे पहले आपने फ़र्ज़ कर लेना है। यह लेफ़्ट पे लिखना है दरमियानी नुक्ता यानी मिडल पॉइंट। इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो लिखें मिडल पॉइंट इज इक्वल टू m इन द ब्रैकेट, ये इसका फार्मूला है दरमियानी नुक्ते का, m इन द ब्रैकेट x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी ये जो अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये जो पहली वैल्यू है ना a और b के अंदर, जो पहली वैल्यू है -4 और b में पहली वैल्यू है -4, तो पहली वैल्यू को जमा करके 2 पर डिवाइड कर देना और दूसरी वैल्यू को डिवाइड करके 2 पर डिवाइड कर देना है, जमा करके 2 पर डिवाइड कर देना है। तो देखें ये जो पहली वैल्यू होती है ना पहले क्वाड्रेंट के अंदर, ये x1 y1 को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो b के अंदर होती है ये रिप्रेजेंट करती है x2 y2 को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रिप्लेस की, सिंप्लीफाई किया और जवाब निकाल लिया। पार्ट नंबर 8, हम लाइन नकात और गैर हम लाइन नकात से क्या मुराद है? हम लाइन नकात क्या होती है? 2 या 2 से ज़्यादा नकात जो एक ही ख़त, ये देखें एक ख़त है, इसके ऊपर 3 नकात मौजूद हैं, एक ही लाइन में मौजूद है, तो हम लाइन नकात कहलाते हैं। जबकि गैर हम लाइन नकात क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा नकात जो एक ही ख़त पर वाक़े ना हो। देखिए ये आर यहाँ पे लाइन पे नहीं है, अब ऊपर चला गया है, तो ये गैर हम लाइन ख़त हो गए। पार्ट नंबर 9, आपको यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल शो हो रही हैं। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो कहते हैं इन 2 ट्रायंगल को देखो और देखने के बाद इनके कुछ आंसर बताओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मय्यर एंगल m किसके मुतमासिल होगा, यानी कॉन्ग्रेंट होगा। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, मुतमासिल का साइन है। तो यहाँ पे देखो m कहाँ पर है, ये देखो आपको पहली वाली मुसल्लस में नज़र आ रहा है, ये m सॉरी यहाँ पे राइट साइड पे जो ट्रायंगल नज़र आ रही है, m के ऊपर एंगल आपको नज़र आ रहा है 30 डिग्री। अब दूसरी वाले ट्रायंगल में जाके देखो कि 30 कहाँ पे मौजूद है, तो आपको नज़र आता है कि b पर 30 डिग्री है, तो इसका जवाब होगा मय्यर एंगल b। इसी तरीके से मय्यर एंगल n मुतमासिल किसके होगा, तो सबसे पहले n तलाश करो। ये देखो n आपको राइट साइड वाले ट्रायंगल में नज़र आता है कि 60 डिग्री है। अभी दूसरी ट्रायंगल में जाओ, 60 कहाँ पे नज़र आता है, तो आपको c पर नज़र आता है, तो इसका जवाब होगा मय्यर एंगल c। इस तरह यहाँ पे मय्यर एंगल a देखो, तो आप लेफ़्ट पे जो ट्रायंगल है वहाँ पे a है, वहाँ पे 90 है, तो दूसरी वाली ट्रायंगल में जाके देखो कि 90 कहाँ पे मौजूद है, तो आपको नज़र आता है कि मय्यर एंगल l, तो इसका जवाब होगा मय्यर एंगल l। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुतवाज़िल इज़ला के 2 मुखालिफ ज़ाविये, याद रखें मुतवाज़िल इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये बाहम बराबर होते हैं और इनके आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 2 मुखालिफ ज़ाविये हैं, जैसे ये a और d, मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि a और d 2 मुखालिफ हैं, इनका मजमुआ कहते हैं सम,
यानी कि दो अपोजिट एंगल को जमा करें तो जवाब 110 आता है। ज़रा चेक करें तो यह ए का 55 और ए बी डी का 55 दोनों को जमा करें तो 110 आता है, बन गया। अब बाकी जावियों की मिकदारें मालूम करें, मतलब बी और सी, तो ये भी दोनों एक जैसे होंगे क्योंकि हम जानते हैं कि मुतवाज़ी ज़िला के अंदर अपोजिट एंगल एक जैसे होते हैं, इस वजह से बी और सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुतवाज़िल इज़ला ए बी सी डी के अंदर मय्यर एंगल ए 55 डिग्री है, मय्यर एंगल डी 55 डिग्री है, और मय्यर एंगल ए में अगर बी को जमा करूँ, ये ए और बी को ये एक ही लाइन के एंगल है, और एक लाइन के जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूँ तो जवाब 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री जाविये। तो यहाँ पे मेंशन कर देना है सप्लीमेंट्री जाविये। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें 55, मय्यर एंगल बी, 55 को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस कर दें तो जवाब आ जाएगा 125 डिग्री। चूँकि अब यहाँ पे देखें एक हम कुछ रीज़न लिख देते हैं कि चूँकि मुतवाज़ी ज़िला में मुखालिफ ज़ाविये बराबर होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि मय्यर एंगल बी अगर 125 डिग्री है तो मय्यर एंगल सी भी 125 डिग्री ही होगा। पार्ट नंबर 2 कि दी मुसाविल इज़ला मुसल्लस है, ये एक मुसाविल इज़ला मुसल्लस है ए बी सी में ए डी ज़ाविये ए का नासिफ है, तो एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जेड डिग्री की कीमत मालूम कीजिए। अभी याद रखें कि मुसाविल इज़ला कौन सी मुसल्लस होती है, ऐसी मुसल्लस होती है जिसका इंटीरियर एंगल एक जैसा होता है, यानी कि हर एंगल 60 डिग्री का होता है। मुसाविल इज़ला मुसल्लस के अंदर हर जाविया 60 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए लिख दिया कि मय्यर एंगल ए, मय्यर एंगल बी और मय्यर एंगल सी ये तीनों बराबर होंगे और रिजल्ट आएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ तो निकल आई कि मय्यर एंगल ए 60 डिग्री के बराबर होगा। हमें बताना है कि एक्स डिग्री, वाई डिग्री, तो ये हाफ एंगल है, ये लिख देते हैं कि ए डी एंगल ए का नासिफ है। ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया था कि ए डी जाविया ए का नासिफ है। नासिफ का मतलब होता है आधा आधा हिस्सा मौजूद है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्स डिग्री 30 के बराबर होगा और वाई डिग्री भी 30 के बराबर होगा और जेड डिग्री 60 डिग्री के बराबर होगा। पार्ट नंबर 3, अगर एक मुसल्लस की ज़िला की लंबाइयाँ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हों तो तस्दीक करें कि मुसल्लस के दो ज़िला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से कम होता है। तो हम इसके अंदर चेकिंग करेंगे कि दो ज़िला की लंबाइयों का फ़र्क कहते हैं माइनस करना, कोई से दो ज़िलों को माइनस करेंगे, उसका जवाब तीसरे ज़िले से कम आना चाहिए। अगर तो कम आया तो सेटिस्फाई हो जाएगा, अगर ना आया तो फिर हम कहेंगे कि ये इसको साबित नहीं करता। तो पहली स्टेटमेंट लिखते हैं कि 13 में से 12 को माइनस करो तो जवाब 1 आता है और वो 1 5 से छोटा होता है। दूसरी स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले हमने 13 और 12 को रखा, उसके बाद हम 12 और 5 को रख देते हैं, या 13 और 5 को रख देते हैं। 13 में से 5 को माइनस करें तो जवाब 8 आता है और वो 8 12 से छोटा होता है। तीसरी स्टेटमेंट के अंदर 12 में से 5 को माइनस कर दें तो 7 आता है और 7 13 से छोटा होता है। तो यहाँ से साबित हो गया कि मुसल्लस के दो ज़िला की लंबाइयों का फ़र्क तीसरे ज़िले की लंबाई से कम होता है। पार्ट नंबर 4, मुसल्लस की ज़िला की लंबाइयाँ दी गई हैं, तस्दीक करें कि ये मुसल्लस कायमा ज़ाविया है। अब कायमा ज़ाविया साबित करने के लिए हम मसला फिसागोरस इस्तेमाल करेंगे। मसला फिसागोरस क्या होता है कि वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वितर की वैल्यू जो होगी वो सी को रिप्रेजेंट करती है और बी यहाँ पर, ए यहाँ पर कायदे को शो करता है और बी यहाँ पर अमूद की वैल्यू को शो करता है। दोबारा फिर सुने, ए कायदा है, बी अमूद है और सी यहाँ पे वितर की वैल्यू को शो करता है। यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट कर दें तो सी की जगह पे 15 रखा, ए की जगह पे 9 और बी की जगह पे 12। 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144। दोनों को जमा करें तो जवाब 225 आता है। तो दोनों तरफ जवाब अगर बराबर आ जाए तो आप लिखोगे लिहाजा दी गई लंबाइयाँ एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस बनाती हैं। बस इतना लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5, आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, उसमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। तो अब देखिए दो वैल्यू हमें मालूम है, तीसरी वैल्यू मालूम करनी है। दो वैल्यू दी गई हैं और तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। क्या होता है, वितर का स्क्वायर बराबर होता है कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। वितर कितना है 10 और कायदा कितना है x और 6 कितना है अमूद। ये जो सीधी लाइन होती है ये अमूद ज़ाहिर करती है और 90 के सामने वाली साइड हमेशा वितर होती है और 90 के साथ एडजेसेंट साइड को हम कायदा बोलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 6,
किसी शक्ल के रकबा की तारीफ़ करें। रकबे की तारीफ़ क्या होती है? किसी बंद शक्ल की हद बंदी करने वाले कितात ख़त जिस इलाके का अहाता करते हैं वो शक्ल का रकबा कहलाती है। कोई भी बंद शक्ल है तो वो रकबा होगी, उसके अंदर का जो एरिया होगा वो रकबा कहलाएगा। जैसे मुसल्लस है, जैसे मुरब्बा की शक्ल है, मुतवाज़ी ज़िला की शक्ल है। पार्ट नंबर 7, दी गई शक्ल का रकबा। अब रकबा मालूम करना है। आपको शक्ल में एक मुसल्लस नज़र आ रही है और ये जो नीचे वाली साइड होती है इसको कायदा बोलते हैं, ये जो बिल्कुल सीधी साइड होती है इसको इर्तिफा बोलते हैं। और मुसल्लस का रकबा मालूम करने का फार्मूला लगा दें 1/2 इन द ब्रैकेट कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा की वैल्यू 16, इर्तिफा की वैल्यू 10। 16 को 10 से ज़रब करेंगे 160, 160 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब 80। और रकबा हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, इसलिए स्क्वायर लगाना नहीं बोलना। पार्ट नंबर 8, अंदरूनी मरकज़ यानी इन सेंटर से क्या मुराद है? किसी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ावियों के नासिफ जिस नुक्ता पर मिलते हैं उसे मुसल्लस का अंदरूनी मरकज़ कहते हैं। ये कुछ ज़ाविये हैं और इनका नासिफ कर लें तो ये नासिफ करेंगे तो ये जो लाइन जहाँ पे मीट करती है ना, इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। पार्ट नंबर 9 है हम नुक्ता खतूत की तारीफ़ करें। 3 या 3 से ज़्यादा किताते ख़त हम नुक्ता कहलाते हैं अगर ये सारे एक ही नुक्ता में से गुजरें। देखिए ये 3 खतूत हैं और एक ही नुक्ता में से गुजर रहे हैं और इस मुश्तरका नुक्ता को बोलते हैं नुक्ता तसलीस। नुक्ता तसलीस, ठीक है। ये आप ना लिखना चाहें ना लिखें, आप सिर्फ हम नुक्ता की तारीफ़ कर दें तो काफ़ी हो जाएगा। अब हम हिस्सा दोम की तरफ आते हैं और हिस्सा दोम में 3 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। याद रखें कितने सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं? 3 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं और जिसमें से सवाल नंबर 9 लाजमी होता है और वो सवाल नंबर 9 आपका चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। और चैप्टर नंबर 12 के सिर्फ 2 ही थ्योरम सिलेबस में शामिल किए गए हैं, 12.1 और 12.4। इसलिए आपने सिर्फ 2 ही थ्योरम को तैयार करके जाना है और उसमें से एक थ्योरम आपके पेपर में लाजमी आएगा। उसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइए। तो बाकी जो 2 सवाल होंगे वो आप पहले 4 चैप्टर से अटैम्प्ट कर लें। यानी आपको इंशाइया कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले 4 चैप्टर तैयार करने हैं। अगर आप पहले 4 चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका इंशाइया कंप्लीट हो जाएगा, एक्सटेंसिव पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको पहले 2 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी डिस्कशन करता हूँ। तो यहाँ पे सवाल नंबर 5 का अलिफ पार्ट है कि क्रेमर के कानून की मदद से अगर मुमकिन हो तो मुसावातों के जोड़ों में मुतगय्यरात एक्स और वाई की कीमतें निकालें क्रेमर की मदद से। तो क्रेमर का क्या मेथड होता है? सबसे पहले आपने लिखना है कालबों की शक्ल में लिखने से। आपने ए कालब बनाना है, ए एक्स कालब बनाना है और ए वाई कालब बनाना है। तो ए कालब कैसे बनाते हैं? एक्स का अद्दी सर 5 लिख दें, वाई का अद्दी सर -2 लिख दें, फिर नीचे एक्स का अद्दी सर 3 लिख दें और वाई का अद्दी सर -2। उसके बाद कॉमा लगाना है। ए एक्स कालब कैसे बनाते हैं? ये जो बराबर वाले नंबर हैं इनको पहले लिख लेना है और जब ए एक्स कालब बनाते हैं तो आपने एलिमेंट एक्स वाले नहीं लिखने, वाई वाले लिखने हैं। तो वाई वाले एलिमेंट कौन से हैं? -2 और -2, यहाँ लिख देना है। जब ए वाई कालब बनाता है तो ये बराबर वाले एलिमेंट को बाद में लिख लेते हैं। याद रखें जब ए एक्स कालब बनाते हैं तो ये बराबर वाले एलिमेंट को पहले लिख लेते हैं और जब ए वाई कालब बनाते हैं तो ये बराबर वाले एलिमेंट को बाद में लिख लेते हैं। और जब ए एक्स कालब बनाया जाता है तो यहाँ पर वाई के एलिमेंट लिखे जाते हैं, वाई के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। लेकिन जब ए वाई कालब बनाया जाता है तो फिर एक्स के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं। उसके बाद आपने ए का भी मक्ता ले लेना है, ए एक्स का भी मक्ता ले लेना है और ए वाई का भी मक्ता ले लेना है। अब आपको बताते हैं कि आप डिटर्मिनेंट कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये जो 5 और -2 हैं इनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, इनको ज़रब कर दें। 5 को -2 से ज़रब करेंगे जवाब -10। उसके बाद आपने अलामत माइनस की लगानी है। 3 को -2 से ज़रब करेंगे -6, ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगी। -10 + 6 -4 डज नॉट इक्वल टू 0 लाजमी लिखना है, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो आपका क्वेश्चन वहीं पे इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए 0 नहीं है तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। फिर आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है उसी मेथड से, फिर ए वाई का, फिर नीचे लिखना है क्रेमर के कानून के मुताबिक। एक्स मालूम करने का फार्मूला हुआ करेगा ए एक्स का मक्ता बटा ए का मक्ता। इस तरह वाई मालूम करने का फार्मूला होगा ए वाई का मक्ता बटे ए का मक्ता। वैल्यू पुटिंग करेंगे और जवाब आ जाएगा। लास्ट में पस लाजमी लिखना है। पार्ट नंबर 2 है
216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 बटे 0.04 की पावर -3/2। तो इसकी सबसे पहले 216 को लिखा जा सकता है 6 की पावर 3 और होल पावर आ जाएगी 2/3। फिर 25 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2 होल पावर 1/2 बटे इशारिया ख़त्म करेंगे तो 4/100 आ जाएगा और पावर -3/2। ये देखिए 3 3 से कैंसिल, यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो गया तो 6 की पावर 2 ज़रा 5। ये नेगेटिव पावर है, 4/100 की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है। तो क्या करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 6 की 2 ज़रा 5/25 की पावर 3/2। 25 को लिखा जा सकता है 5 की 2 होल पावर 3/2। फिर 6 की 2 ज़रा 5/5 की 3, दोनों के बेसिस सेम है तो 5 की पावर 1 नीचे आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 6 की 2/5 की 2, दोनों का जज़र अलग-अलग करेंगे, जज़र स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा 6/5। सवाल नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, लोगारिथम जदवल की मदद से कीमत मालूम कीजिए। देखिए इस सवाल का तरीकाकार अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। सबसे पहले आपने लिखना है फ़र्ज़ किया x के बराबर, जो भी क्वेश्चन है उसको x के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। उसके बाद आपने लिखना है दोनों तरफ लॉग लेने से, लेफ़्ट साइड से भी लॉग लेना है, राइट साइड से भी लॉग लेना है। फिर आपने लॉग के कवानीन अप्लाई कर देना है। लॉग के कवानीन के मुताबिक ये दो वैल्यू ज़रब हो रही हैं तो ज़रब का साइन प्लस में चला जाता है और जो वैल्यू तकसीम हो रही होती है उसको माइनस कर दिया जाता है। दोबारा फिर सुने, अगर लॉग के अंदर वैल्यूज़ ज़रब हो रही हो तो उनको जमा कर दिया जाता है, अगर तकसीम हो रही हो तो उनको माइनस कर दिया जाता है। और जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में लिख ली जाती है। जैसे ये 438 की पावर 3 थी, इसको स्टार्ट में लिख लेंगे। 1/2 पावर थी तो इसको स्टार्ट में लिख लेंगे। 4 की पावर है तो इसको भी स्टार्ट में लिख लेंगे। अब आपने लॉग मालूम करना है कैलकुलेटर की मदद से 2.6415, इसी तरीके से इसका लॉग मालूम कर लेना है और इशारे से पहले खासा लिखा जाता है, उसके बाद मंटीसा। यहाँ पे भी आपने लॉग को कैलकुलेट कर लेना है। तो याद रखें कि जिनके इशारिया के लेफ़्ट साइड पे अगर ज़ीरो हो तो उसको कैसे मालूम करते हैं। अगर इशारे के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो ना हो या फिर इशारिया ना हो तो फिर आपने याद रखें कि 438 का लॉग भी कैलकुलेटर से ले लोगे और 388 का लॉग भी कैलकुलेटर से ले लोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इशारिया नहीं है। और अगर इशारिया हो और उसके लेफ़्ट साइड पे इशारिया ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लेना है। लेकिन अगर इशारिया के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ रहा हो, जैसे यहाँ पर 0.056 है, तो इसका खासा ले लेना है कि जितने ज़ीरो होते हैं ना उतना खासा ले लेना है। तो देखिए 1 और 2 कितने ज़ीरो हैं, 2 लगातार ज़ीरो आ रहे हैं तो इसका खासा 2 आ जाएगा, -2। -2 का मतलब है 2 के ऊपर बार लगा देना है, उसके बाद इशारिया, फिर आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 056। तो log 056 लिखेंगे तो जवाब आ जाएगा 2.7482। आपने सिर्फ 7482 लिख देना है, 2 इशारिया नहीं लिखना, यानी इशारे से पहले वाला नंबर 2 नहीं लिखना, सिर्फ इशारिया 7482 लिख देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 को अंदर ज़रब करेंगे तो ये बनेगा 7.9245 जमा 1/2 बाहर और -2 को लिखा जाएगा -2 प्लस इशारिया 7482 और -4 को अंदर ज़रब करेंगे ये और कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा -3.0566। अब ये नेगेटिव में आ गया, इसको पहले पॉजिटिव बनाना होगा। अगर ये पहले पॉजिटिव होता तो फिर हम डायरेक्ट एंटी लॉग ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव करना है। तो नेगेटिव से पहले जो नंबर है उससे बड़ा नंबर इसमें जमा भी कर दो और माइनस भी कर दो। तो -3 से बड़ा नंबर होता है 4 इसमें जमा भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं। तो अब ये जो -4 है इसको इस तरह से लिख लो और इन दोनों को जमा करो तो जवाब आएगा 9435। फिर दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। एंटी लॉग कैलकुलेटर से ले लेना है और ये एंटी लॉग इस नंबर का लेना है -3.0566 का, यानी कैलकुलेटर से अगर आप लेना चाहते हैं तो इसी नंबर का आप कर लोगे, लेकिन ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। एंटी लॉग लेने से ये जवाब आ जाएगा। तो सवाल नंबर 6 का बे पार्ट है कि अगर x जमा y जमा z बराबर 12 के हो और x² + y² + z² बराबर 64 के हो तो xy + yz + zx मालूम करें। तो ये तीनों वैल्यू लिख लेनी है, उसके बाद फार्मूला लगाना है x + y + z होल का स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + z² + 2 इन द ब्रैकेट xy + yz + zx। कीमतें पुट करके रिजल्ट निकाल लेना है। और उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 6 का बे पार्ट हो चुका है। उसके बाद सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 होता है मसला। देखिए मसला लिखना कैसे होता है, तरीकाकार समझ लीजिए।
सबसे पहले आपने सवाल नंबर लिखना है, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद बिल्कुल पेज के सेंटर में डायग्राम बनानी है, उसके बाद आपने मालूम लिखना है, मतलब लिखना है, अमल लिखना है, और उसके बाद आपने सबूत की तरफ जाना है। यहाँ पे सबूत, बयानात और दलाइल, और दरमियान में ये 2 लाइनें लगानी हैं। बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिख के आते हैं तो आपको 100% 8 नंबर मिलेंगे इसके अंदर से। तो यहाँ पे ये पेपर जो है ना कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।